dear students, this is Raghav Mishra and you are watching YouTube channel powered by the Brilliant Foundation. स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री का पहला चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, मैटर्स इन आर सराउंडिंग्स। आज हम बात करेंगे लेटेंट हीट, कैसे किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं और उसका टेम्परेचर नहीं बदलता और स्टेट चेंज हो जाता है। पानी हम उबालते हैं तो हम वहाँ पर लेटेंट हीट का भरपूर यूज़ करते हैं। सर्दियों में हम कपड़े इस्तेमाल करते हैं, गर्मियों में हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं, उसमें हम देखते हैं कि पसीने को सोख लेता है वो और फिर हमारी बॉडी का टेम्परेचर कूल डाउन करता है। ये सारी चीज़ें लेटेंट हीट से जुड़ी हुई हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे एवेपोरेशन की। तो आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं लेटेंट हीट की। लेटेंट हीट, इसे हिंदी में कहते हैं गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा नाम से ही पता चल रहा है, एक ऊष्मा जो छिपी हुई है। ठीक है, तो गुप्त ऊष्मा यानी कि लेटेंट हीट कैसे पहचानेंगे, इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लिया हमने कि एक बीकर है, उस बीकर में पानी रख के हम उसे गर्म कर रहे हैं। ये बर्नर है हमारा और यहाँ पर पानी हमने रखा हुआ है। जब हमने गर्म करना शुरू किया, हमने इसका टेम्परेचर नोट किया, मान लो 70 डिग्री सेल्सियस पर ये हमने रखा हुआ है इसे अभी, और गर्म कर रहे हैं। 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया। गर्म होते 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 इसका टेम्परेचर कहाँ पहुँच जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचते ही स्टार्ट्स बॉइलिंग, यानी कि उबलना प्रारंभ करता है, उबलना शुरू कर देगा ये। अब हम देखेंगे टेम्परेचर इसका 100 डिग्री सेल्सियस पर इसने उबलना शुरू किया और हम देखेंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस पर ये कंटिन्यूअस उबलता ही जा रहा है, टेम्परेचर इसका नहीं बदल रहा। पानी से भाप में वो बदलता जा रहा है, वो चेंज होता जा रहा है और उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। यही बात है जो कि लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट बाहर लेकर आती है। अभी हम देख रहे हैं कि इसमें हम कंटिन्यूअस हीट दिए जा रहे हैं और फिर भी ये इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, 100 डिग्री पर है। तो वो हीट जो दे रहे हैं वो जा कहाँ रही है? तो वही हीट जो इसका स्टेट चेंज करने में इस्तेमाल हो रही है, पानी से भाप बनाने में जो हीट इस्तेमाल हो रही है, उसी हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट, जो कि टेम्परेचर बढ़ाने में इस्तेमाल नहीं हो रही। टेम्परेचर 100 डिग्री पर पहुंच गई, अब वो पानी का स्टेट चेंज करेगी। कहाँ से? लिक्विड से गैस में, यानी कि वाटर, लिक्विड से वाटर वेपर, यानी कि द्रव से गैस बनाने में जो हीट इस्तेमाल हमने करी है उसी को कहते हैं लेटेंट हीट। और ये लेटेंट हीट हमें टेम्परेचर में दिखाई नहीं देगी। ये लेटेंट हीट कहाँ जा रही है? लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने में काम आ रही है। ये इसने 100 डिग्री टेम्परेचर हो गया, अब इसका टेम्परेचर और नहीं बढ़ेगा। कब तक नहीं बढ़ेगा? जब तक कि यहाँ पर प्रेजेंट, यहाँ पर उपस्थित जितने भी जल के परमाणु हैं या अणु हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, वो सारे के सारे गैस में कन्वर्ट ना हो जाए, तब तक उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अब हम यहाँ लिख दें। अब देखो आप यहाँ पर कि वाटर के मॉलिक्यूल, मान लेते हैं ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये पास पास हैं। गैस में जाने पे क्या होगा? वो बिल्कुल दूर दूर चले जाएंगे। तो एक्चुअली में लेटेंट हीट का काम क्या हो रहा है यहाँ? लेटेंट हीट यहाँ पर देखो मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ाने का काम कर रही है। ये है सॉलिड के मॉलिक्यूल, बिल्कुल आसपास में चिपके हुए। इस पर हमने और प्रेशर दिया और टेम्परेचर दिया, इसका टेम्परेचर हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। उससे क्या होगा? इसके डिस्टेंस में बढ़ोतरी हो जाएगी, इसके मॉलिक्यूल के बीच का, अणुओं के बीच का जो दूरी है वो बढ़ जाएगी। और कहाँ चला जाएगा? ये लिक्विड स्टेट में। और ज़्यादा दूरी बढ़ा देंगे तो कहाँ चला जाएगा? गैस स्टेट में। यही दूरी बढ़ाने का काम कौन करता है? लेटेंट हीट। ठीक है, यहाँ पर हमने यही देखा। अभी फिलहाल हम इसी कॉन्सेप्ट को समझें कि यहाँ वाटर मॉलिक्यूल से गैस मॉलिक्यूल में कैसे जाएगा। जब कि मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस हम बढ़ा देंगे तब वो कन्वर्ट हो जाएगा, स्टेट चेंज हो जाएगा। तो स्टेट चेंज करने के लिए जो हीट हमने इस्तेमाल की उसे कहते हैं लेटेंट हीट। तो यहाँ हम लिखेंगे, अभी हमने क्या किया? लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट किया, इसलिए इसका नाम पड़ा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसे हिंदी में क्या कहेंगे? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। अब इसका लिखेंगे हम
the minimum amount of heat required to convert 1 kg of liquid to its vapor state is called latent heat of वेपराइजेशन। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप समझ जाना, क्योंकि यही चीज़ लिखी है मैंने, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, 1 किलोग्राम द्रव लिया हमने और हमने क्या किया, उसे गर्म किया, उसे हमने भाप में परिवर्तित कर दिया। तो द्रव से भाप में परिवर्तित करने के लिए जो ऊष्मा इस्तेमाल की गई, जो ऊष्मा लगी, आवश्यक जो हुई, उसे हम कहते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, क्लियर है आपको? प्लीज़ कॉपी करें। अब हम बात करते हैं भाप के बारे में। मान लो एक बर्तन है और इस बर्तन में पानी है। फिर से सबसे ज़्यादा सहूलियत हमें पानी से ही है। पानी लिया और इस पानी को गर्म किया हुआ है हमने, बहुत ज़्यादा उबला हुआ पानी है ये बिल्कुल भाप इससे निकल रही है। इसका टेम्परेचर हम लिख देते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री पर उबल रहा है पानी। ठीक है, और यहाँ से भाप निकल रही है। ये क्या है? भाप, यानी कि वेपर। अब ये वेपर यहाँ से निकलता हुआ दिख रहा है हमें, हम उसके ऊपर हाथ रख दें। ठीक है, ये बहुत बेकार सा हैंड बनाया है मैंने, या कोई बर्तन ही रख दिया। यहाँ देखेंगे हम, इसकी बूंदें वहाँ पर, पानी की बूंदें यहाँ पर जमा होनी शुरू हो जाएंगी। बहुत कॉमन एग्जांपल है, प्रेशर कुकर के ऊपर हम हाथ रखते हैं, उसकी जो भाप सीटी बजती है उसमें हाथ रखने पे क्या होता है, वहाँ पर पानी की बूंदें बन जाती हैं। तो यहाँ हमने क्या देखा कि जैसे ही भाप हमारे हाथ के संपर्क में आया, उसका क्या किया, स्टेट चेंज किया, अपनी अवस्था परिवर्तन कर ली, गैस अवस्था से द्रव अवस्था में चला गया। अब देखो कि जब पानी को हमने गर्म किया, मान लो एक काम करें, हम इसे यहाँ पर गर्म करें, हीट, इसे हम ऊष्मा दे रहे हैं। ऊष्मा इसका टेम्परेचर तो नहीं बढ़ाएगी, 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 100 डिग्री सेल्सियस, और वो ऊष्मा किस काम आ रही है, लिक्विड से वेपर करने में काम आ रही है, द्रव से भाप बनाने के काम में आ रही है, गुप्त ऊष्मा है ये। तो यहाँ से द्रव ऊष्मा लेकर भाप में परिवर्तित हो जाएगा। पहला पॉइंट क्या लिखें कि वाटर मॉलिक्यूल टेक्स हीट एनर्जी टू कन्वर्ट या टू बी कन्वर्टेड इनटू वेपर। पानी के मॉलिक्यूल है इसमें, उसने एनर्जी ली और वेपर में कन्वर्ट हो गया। अब जब वो वेपर में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे वेपर हमें दिख रहा है। जब वेपर में कन्वर्ट हो गया तो जो एनर्जी उसने ली थी, जो ऊष्मा उसने ली अपने अंदर, वो तो कहीं नहीं जा रही, वो तो उसके अंदर ही है। ठीक है, तो लिखेंगे इट कैरीज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इन इट। यानी कि भाप के अंदर 100 डिग्री टेम्परेचर भी है और साथ साथ लेटेंट हीट भी है, गुप्त ऊष्मा, जो कि अवस्था परिवर्तन करने में काम आई। वो हीट भी चली गई किसके साथ, भाप के साथ। तो हम लिखेंगे टेम्परेचर ऑफ वेपर, जो भाप है उसका तापमान कितना है, 100 डिग्री प्लस लेटेंट हीट, यानी कि गुप्त ऊष्मा उसके साथ चली गई। तो जब यहाँ पर भाप हमें हाथ पे फील होगी तो वो ज़्यादा गर्म होगी। जैसे स्टीम बर्न का नाम सुना है आपने, भाप से जल जाते हैं लोग, कि भाप का टेम्परेचर 100 डिग्री से ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें 100 डिग्री सेल्सियस के अलावा लेटेंट हीट भी होती है, गुप्त ऊष्मा भी उसके अंदर होती है, जिसने अवस्था परिवर्तन करने में उसको हेल्प की। द्रव से गैस यानी कि लिक्विड से वेपर जाने में जो हेल्प की, वो हीट भी उसे दे दी कि वेपर तुम लेकर जाओ। तो वेपर में वो 100 डिग्री के साथ वो टेम्परेचर भी है, इसलिए वेपर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और वो हमें हाथ पे लगती भी है। अब हमारे हैंड, जब हमने हाथ यहाँ पर रखा तो हमारे हाथ के टच में जब वो वेपर आएगा
तो वो क्या करेगा? सबसे पहले वो हीट लूज करेगा जो टेम्परेचर उसके पास है, ठीक है। ये टेम्परेचर, टोटल टेम्परेचर उसके पास है, हाँ 100 डिग्री प्लस लेटेंट हीट। जैसे ही हाथ के टच में वो आया, वो अपनी हीट को लूज करना चाहेगा। हीट को लूज क्यों करना चाहेगा, आप इसको समझो। वाटर वेपर का टेम्परेचर इतना और हमारे हाथ का टेम्परेचर कितना, नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर होता है मान लेते हैं 37 डिग्री सेल्सियस हमारे बॉडी का टेम्परेचर अभी है, ये इतना, और हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ओनली। तो हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होती है? आप हमेशा याद रखना, हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ बहती है। जैसे नदी ऊंचाई से नीचे की तरफ बहती है, नीचे से ऊंचे अपने आप तो नहीं बहेगी, पंप लगाना पड़ेगा। तो अपने आप जो काम होता है उसे नेचुरल, वही प्रोसेस हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। हीट ज़्यादा गर्म से ठंडे की तरफ बढ़ती है। तो भाप जो है, जो जिसके ऊपर हमने अपना हाथ रखा हुआ है, उस भाप पे का टेम्परेचर ज़्यादा है और वो भाप हमारे हाथ पे लगेगी, तो हमारे हैंड को जब वो टच करेगी तो हमारे हैंड का टेम्परेचर कितना, 37 डिग्री सेल्सियस ओनली, और इसका टेम्परेचर 110 के आसपास, 100 प्लस लेटेंट हीट। अब ये क्या होगा, वेपर से हीट हमारे हैंड में ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा, इसलिए हमें तुरंत फील होता है, वो जो हीट का अमाउंट है वो बहुत जल्दी फील होता है हमें। अब वेपर क्या करेगा, वेपर सबसे पहले कौन सी हीट हमारे हाथ को देगा, लेटेंट हीट। तो लिखेंगे वेपर ट्रांसफर्स latent heat to our hand when comes in contact। जैसे ही हमारे हाथ के कांटेक्ट में वेपर आए, सबसे पहले वो क्या करेगा, लेटेंट हीट हमारे हाथ को देगा। अब जब वेपर ने लेटेंट हीट छोड़ दिया, भाई तुम लेटेंट हीट ले लो, हाथ के टेम्परेचर के कांटेक्ट में आते ही वेपर ने लेटेंट हीट छोड़ दिया। जैसे ही वो लेटेंट हीट छोड़ेगा, उसके पास कौन सा टेम्परेचर बचेगा, 100 डिग्री का। और 100 डिग्री सेल्सियस पर वेपर कौन से स्टेट में था, लिक्विड स्टेट में। यहाँ देखो 100 डिग्री पर पानी उबलना शुरू हुआ था। तो हमेशा एक बात हम याद रखें कि 100 डिग्री पर पानी उबलता है, उबल के भाप में कन्वर्ट होता है वेपर में, और 100 डिग्री पर वेपर वापस आ सकता है लिक्विड में भी। ये बात हमेशा याद रखना, लिक्विड से वेपर और वेपर से लिक्विड, ये जो स्टेट का चेंज हो रहा है ये 100 डिग्री पर ही होता है। लेटेंट हीट, अगर लिक्विड को लेटेंट हीट मिल जाए तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर लेटेंट हीट छोड़ दे तो वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप नोट रखें, नोट कर लें इसे। तो वेपर ने क्या किया, लेटेंट हीट छोड़ दिया, और लेटेंट हीट वो जैसे ही छोड़ेगा उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 100 डिग्री, और वो वापस आ जाएगा लिक्विड स्टेट में। तो हमारे पास जो वो वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी की बूंदें मिलती हैं, वो इसी वजह से मिलती हैं क्योंकि वाटर वेपर ने अपना लेटेंट हीट छोड़ा और वह वापस वाटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो लेटेंट हीट और वेपराइजेशन क्या करता है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करता है, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करता है। वेपर से लिक्विड में आने के लिए भी लेटेंट हीट और वेपराइजेशन को छोड़ना पड़ेगा। वेपर लेटेंट हीट को छोड़ेगा तभी तो वो वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो पाएगा। ठीक है, आप इसे कॉपी करें, मैंने आपको आई होप क्लियर किया है, इसे कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में हम बात करें, फ्यूजन का मतलब होता है जमना, जमावड़ा, दो चीज़ों को, दो या दो से अधिक चीज़ों को मिलाना। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात करें, इसे हिंदी में कहते हैं संघनन की गुप्त ऊष्मा। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब मैं बोलता हूं तो बोलने के दौरान आप नोट्स लिखें, वीडियो को पॉज करें या रिवाइंड करें, जो मैं बोलता हूं वही आपको नोट्स में लिखना है। इंग्लिश मीडियम के लिए चलो मैं लिख देता हूं, मैं हिंदी मीडियम के साथ साथ बोलता हूं उसे, ताकि आप लोग लिखते जाएं। तो दोनों को लिखने में क्या होगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, उतनी लंबी वीडियो आप इरिटेट हो जाएंगे। तो जब मैं बोलता जा रहा हूँ उसे आप लिखते जाएं, और साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम वाले तो कॉपी करेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में बात करें तो हमने बर्फ़ का एक टुकड़ा लिया, मान लो इधर ही लेते हैं, एक आइस क्यूब हमारे घर में अवेलेबल है, आइस क्यूब लिया और इसे छोड़ दिया, ऐसे ही हाथ पे रख के या कहीं भी छोड़ दिया। तो हम देखते हैं इसका टेम्परेचर हम नोट कर लेते हैं। यहाँ एक थर्मामीटर लगाएंगे
और इसका टेम्परेचर अभी 0 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। अब हमने इसे टच करके रखा है उस आइस क्यूब पे, थर्मोमीटर को बिल्कुल कंटिन्यूसली उसे उसके कांटेक्ट में रखा है। हम देखेंगे कि उसका टेम्परेचर 0 डिग्री से तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक कि पूरा का पूरा बर्फ का टुकड़ा पिघल कर पानी ना हो जाए। ठीक, इसका और एग्जांपल आप देखो, मान लो एक ग्लास लिया हमने और उसमें बहुत सारे आइस क्यूब डाल दिए। अब हम इसका टेम्परेचर नोट करें। ये थर्मोमीटर लगाया और ये अभी दिखा रहा है 0 डिग्री सेल्सियस। इसे नॉर्मली हमने छोड़ दिया और हम देखेंगे कि इसका टेम्परेचर तब तक 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा, ये पानी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे ग्लास में रखेंगे बर्फ तो पिघलेगी, तो तब तक इसका टेम्परेचर 0 डिग्री रहेगा जब तक कि इसमें एक भी टुकड़ा बर्फ का तैरता रहेगा। एक छोटे से छोटा टुकड़ा भी बर्फ का उसमें रहे तब भी इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। पूरा का पूरा बर्फ पानी में कन्वर्ट हो जाए लेकिन एक छोटा सा टुकड़ा रहे बर्फ का, तब भी इसका टेम्परेचर 0 डिग्री रहेगा। जैसे ही वो बर्फ पूरी तरह से पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल भी बर्फ का कोई भी पार्ट, मॉलिक्यूल, अंश ना रहे, तब उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। तब तक जब तक कि बर्फ का एक भी टुकड़ा उसमें है उसका टेम्परेचर रिमेन 0 डिग्री रहेगा, 0 डिग्री पर उसका टेम्परेचर बना रहेगा। तो इसका कारण क्या हुआ? इसका कारण है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। 0 डिग्री पर हमने देखा, बर्फ का टुकड़ा हमने लिया और हमने देखा कि उसका टेम्परेचर 0 डिग्री पर है। अब टेम्परेचर थर्मोमीटर हमने उसमें लगा के रखा है, अब वो टेम्परेचर कहाँ से लेगा? बर्फ को पानी में बनना है पिघल के, तो टेम्परेचर कहाँ से लेगा? एटमॉस्फेयर से, वातावरण से लेगा। तो वातावरण से वो ऊष्मा लिए जा रहा है, हीट लिए जा रहा है और वो कन्वर्ट होते जा रहा है, लेकिन टेम्परेचर 0 डिग्री है। लेकिन वो कन्वर्ट कहाँ हो रहा है? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, बर्फ से वो पानी बन रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? सॉलिड यानी कि आइस से लिक्विड यानी कि वाटर, और यहां जो हीट इस्तेमाल हुई उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब आइस के क्यूब हैं, सॉलिड हैं, तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? बिल्कुल चपके होंगे एक दूसरे से। आइस मॉलिक्यूल्स बिल्कुल एक दूसरे, उनमें इंट्रा मॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होगा? बिल्कुल खत्म, बिल्कुल चपके होंगे। अब एटमॉस्फेयर से यानी कि वातावरण से वो हीट लेकर क्या करेगा? उसके मॉलिक्यूल का डिस्टेंस बढ़ाएगा। मॉलिक्यूल का डिस्टेंस जैसे ही बढ़ेगा वो क्या होगा? अपने आप सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिक्विड, ये मान लो थोड़ा सा डिस्टेंस हमने क्रिएट कर दिया और ये हो गया वाटर मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ने क्या किया? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट किया, स्टेट चेंज कर रहा है, ये सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में लेकर जा रहा है। और उसके लिए क्या करेगा? वो इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस यानी कि अणुओं के बीच की दूरी को बढ़ाएगा। स्टेट चेंज करना है, सॉलिड से लिक्विड करना है, तो मॉलिक्यूल का डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। वो बढ़ाने का काम कौन करेगा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसी वजह से इसका टेम्परेचर हमें बढ़ता हुआ नहीं दिखा, क्योंकि 0 डिग्री पर वो जितनी भी ऊष्मा ले रहा है, जितनी भी हीट एटमॉस्फेयर से ले रहा है, वो सारी की सारी हीट वो सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करने में दे रहा है। इसी वजह से हमें टेम्परेचर बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा। क्लियर है आपको? उसी तरह से हम क्या करें, पानी ले लें और उसे बर्फ में जमा दिए, वाटर, और ये बर्फ बनाना है इसे, आइस क्यूब। आइस क्यूब में यहां भी हमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की जरूरत होगी। बर्फ से पानी या पानी से बर्फ, स्टेट चेंज करना है, लिक्विड स्टेट से सॉलिड में या सॉलिड से लिक्विड में। स्टेट चेंज करने के लिए हमें जो हीट चाहिए उसे ही कहते हैं लेटेंट हीट। ये बिल्कुल साधारण शब्दों में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस चीज को, कि किसी भी मैटर का स्टेट चेंज करना है, उसे स्टेट चेंज कराने के लिए जिस हीट की रिक्वायरमेंट है उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट। यहाँ पर सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना है, तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के लिए भी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन चाहिए। एक बार मैं फिर से कह दे रहा हूँ, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन चाहिए, यानी कि संघनन की गुप्त ऊष्मा चाहिए। और उसी तरह से लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए भी हमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन चाहिए, यानी कि
वो संघनन की गुप्त ऊष्मा चाहिए। इससे लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी दूरी घटानी पड़ेगी। दूरी कैसे घटेगी, वाटर जब यहाँ देखो आप, यहाँ पर टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ से कन्वर्ट किया हमने वाटर में, यहाँ पर टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस प्लस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, मैं इसे शॉर्टकट में यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि मैंने वहाँ क्या लिखा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी कि जब पानी में कन्वर्ट हो गया, यहाँ हमने देखा ये जो बर्फ है पिघलती जा रही है, जो पानी नीचे हमें दिखेगा जिस पर बर्फ तैरेगी, उस पानी में क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर भी होगा, प्लस उसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी होगा जो बर्फ से मिली होगी उसे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यहाँ से उसके साथ ऐड हो गई, तो इसके पास टेम्परेचर ज़्यादा है, 0 डिग्री भी है और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी है। अब अगर हम वाटर से वापस पानी को जमने के लिए छोड़ दें फ्रीजर में, तो अब उसे क्या करना पड़ेगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को भेजना पड़ेगा। उतनी हीट तो एक्स्ट्रा उसने ले ली अपने अंदर, तभी तो वो सॉलिड से लिक्विड आया। सॉलिड से लिक्विड जाने के लिए उसने तो लेटेंट हीट चाहिए ना, उसे ले ली उसने। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यहाँ पर इसके पास है। अब उसे वापस पानी से बर्फ बनाना है। पानी से बर्फ बनाने के लिए हमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को छोड़ना पड़ेगा। पानी के पास ये टेम्परेचर एक्स्ट्रा है, इस टेम्परेचर को जैसे ही वो छोड़ेगा वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड का डिस्टेंस अपने आप कम हो जाएगा और वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक समरी हम लिख लें इसको हटाने के बाद कि लिक्विड से वेपर या वेपर से लिक्विड जाने के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, उसी तरह से सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड जाने के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। दोनों के दोनों केस में अमाउंट ऑफ मैटर कितना होना चाहिए 1 kg। 1 kg अमाउंट को स्टेट कन्वर्ट करने में जितनी हीट चाहिए उसे ही लेटेंट हीट कहते हैं। इसे आप कॉपी करें और फिर हम एक समरी के तौर पर इसे लिखेंगे और इवेपोरेशन की तरफ बढ़ेंगे। प्लीज कॉपी करें। तो इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूं, द मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट required to change 1 kg of solid into liquid is called latent heat of fusion। ठीक है, 1 किलोग्राम ठोस को, या आप लिखो कि 1 किलोग्राम पदार्थ को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं संघनन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, अब हम यहां से समरी लिख लें कि लिक्विड स्टेट और यहां लिख लें सॉलिड स्टेट। लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में या गैस स्टेट से लिक्विड स्टेट में, उसी तरह से सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड। तो लिक्विड से गैस और गैस से लिक्विड जाने में हमें कौन सी चाहिए थी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। और यहां क्या लिखेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि संघनन की गुप्त ऊष्मा। यहां पर लिखेंगे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा और यहां लिखेंगे संघनन की गुप्त ऊष्मा। इसे कॉपी करें, फिर हम बढ़ते हैं इवेपोरेशन की तरफ। तो अब हम बात करते हैं इवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण के बारे में। आप एक केस इमेजिन करो कि गर्मी में नदी सूख क्यों जाती है, तालाब सूख जाते हैं, हमारे घर में भी पानी कहीं पर मान लो जमा हो तो उसका स्तर कम हो जाता है, लेवल कम हो जाता है। उसका कारण ये है कि पानी पे जब कंटिन्यूअस सूरज की रोशनी पड़ती है और उस केस में क्या होता है, उसका स्टेट यानी कि अवस्था अपने आप परिवर्तन हो जाती है। हमें पहले से पता है कि पानी को स्टेट चेंज कराना है, यानी कि लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कराना है, भाप में बदलना है उसे, तो उस केस में हमें उसे 100 डिग्री तक गर्म करना पड़ेगा, उबालना पड़ेगा, तब तो वो भाप में बदलेगी और वो वेपर स्टेट में चली जाएगी।
लेकिन इवेपोरेशन एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस में पानी को उतना गर्म नहीं करना पड़ता। पानी 70 डिग्री 60-70 डिग्री के आसपास ही वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है भाप में। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं वाष्पीकरण। इसे हम लिखेंगे स्टेटमेंट में, इट इज अ प्रोसेस इन विच लिक्विड is converted into gas state below its boiling point। ठीक है, यह एक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है अपने क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट से नीचे। बॉइलिंग पॉइंट उसका आने भी नहीं देता, उसके नीचे ही वो द्रव से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो वाटर ये कन्वर्ट हो जाए वेपर में, यानी कि पानी, और ये भाप। इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेपोराइजेशन या इवेपोरेशन लिखे हम। यानी कि वाष्पीकरण। ठीक है, इसी वजह से सूरज की रोशनी में ही पानी भाप बन के उड़ता है। और आप जल चक्र यानी कि वाटर साइकिल के बारे में जानते हो पहले से, कि पानी यहाँ से भाप बन के ऊपर जाता है, ठंडा होता है, फिर वहाँ से बारिश का जो प्रोसेस है हमारे पास, ये हम पहले से जानते हैं, पढ़ा है हमने। अब हम बात करते हैं इवेपोरेशन के को बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन से जो कारक हैं वो जिम्मेदार है, रेस्पॉन्सिबल हैं। तो हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। पहला, सरफेस एरिया, यानी कि सतह का क्षेत्रफल। इसका एग्जाम्पल हम लें, चाय एक कप में और चाय एक प्लेट में। कौन ज़्यादा टाइम लेगी ठंडा होने में? ऑब्वियसली कप। तो यहाँ भी चाय है और यहाँ भी चाय है, लेकिन ये देर से ठंडी होगी और ये जल्दी ठंडी होगी कंपैरेटिवली इसके, क्योंकि इसे लेटेंट हीट ज़्यादा चाय को लेटेंट हीट मिलेगा और इसे कम चाय को मिलेगा। यहाँ पर आप देख लो सरफेस यहाँ पर ज़्यादा बड़ा है तो ज़्यादा एरिया कवर करेंगे। मान लो और बड़ा प्लेट, जैसे पानी हम छोटे से बर्तन में रखें और पानी फैला दें तो फैलाए हुए पानी ज़्यादा जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा सरफेस मिलेगा, ज़्यादा क्षेत्रफल मिलेगा उन्हें, तो लेटेंट हीट ज़्यादा से ज़्यादा पानी को मिलेगा और ज़्यादा पानी वेपर में यानी कि भाप में कन्वर्ट हो पाएगी। दूसरा हम देखें टेम्परेचर। ये तो बहुत आसान है। पानी हमने लिया एक बर्तन में और पानी हमने लिया दूसरे बर्तन में और इसे गर्म करने लगे। ऑब्वियस सी बात है, दिस इज वाटर एट रूम टेम्परेचर और ये हीट दे रहे हैं हम इसे, ये भी वाटर है। इसे रूम टेम्परेचर पे पानी हम न्यू रख देंगे, बर्तन में पानी लिया और कमरे में रख दिया और इसे हमने गैस पर रख दिया। ऑब्वियस सी बात है, इससे ज़्यादा हीट मिलेगी तो ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा इसे, और ज़्यादा टेम्परेचर मिलने से क्या होगा, जल्दी ये इवेपोरेशन की स्टेट को अचीव करेगा, वाष्पीकरण होना इसका जल्दी शुरू हो जाएगा क्योंकि गर्मी बढ़ जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, ठंडी के मौसम में हम क्यों नहीं देखते कि बारिश जल्दी होती है, फ्रीक्वेंटली बहुत ज़्यादा जल्दी बारिश होती है, क्योंकि वहाँ पर वाष्पीकरण की जो दर है वो बहुत स्लो हो जाती है। टेम्परेचर है ही नहीं, ठंडी का मौसम है, और गर्मी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, सन का तापमान बहुत बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, वाष्पीकरण की दर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। टेम्परेचर मिलेगा तो स्टेट भी चेंज होगा जल्दी से। तीसरा हम देखते हैं ह्यूमिडिटी, यानी कि आर्द्रता। इसे कहते हैं मॉइस्ट इन एयर, यानी कि हवा में नमी।
अब ये एग्जाम्पल हम देखें, गर्मी का मौसम है, कपड़े धोए हमने और उसे छत पे सूखने को दे दिया। आधे घंटे 1 घंटे में अगर मान लो कड़ाके की धूप हो तो क्या होगा, वहाँ आधे घंटे 1 घंटे में कपड़ा सूख साख के बिल्कुल तैयार, बिल्कुल सख्त, पानी पूरा का पूरा इवेपोरेट। ठीक है, वही काम हम करें बारिश के मौसम में, गर्मी का ही मौसम है लेकिन बारिश हो गई उस दिन। अब उस केस में क्या होगा, हवा उस कपड़े को जल्दी नहीं सुखा पाएगी। इसका कारण क्या, जब बारिश हुई तो हवा में जो मॉलिक्यूल्स हैं, गैस है, डस्ट है, उन सब में क्या आएगी, नमी आ जाएगी हवा में, इसे ह्यूमिडिटी कहते हैं। और नमी आने से क्या होगा, लेटेंट हीट जो मिलना चाहिए कपड़े को वो हीट तो मिलेगा नहीं। वो हीट पहले कहाँ जाएगी, पहले वो बारिश की बूंदों को मिलेगी, जो कि डस्ट पार्टिकल चारों तरफ फैले हैं, उनमें जो नमी है पहले तो उसको सुखा ले, बाद में कपड़े को सुखाए। इसलिए इवेपोरेशन की रेट जो है वो धीमी पड़ जाती है, क्योंकि बारिश की वजह से जो गर्मी हमें मिलनी चाहिए थी वो गर्मी नहीं मिल पाती कपड़ों को, और लेटेंट हीट उसे नहीं मिल पाता। इसलिए लिक्विड से गैस यानी कि द्रव से भाप में कन्वर्ट होना मुश्किल हो जाता है या स्लो हो जाता है इनफैक्ट। उसी तरह से चौथा हम लिखें विंड स्पीड। यानी कि हवा का बहाव। ये तो बहुत आसान है, मैं तो अक्सर करता हूँ। मैं क्या, सब करते हैं। चाय गर्म है, ठीक है, चाय की प्याली ली, फूंक मारी उस पर। फूंक मारने से क्या होता है, हमें लगता है कि वो ठंडी हो गई। ऑब्वियसली वो ठंडी हो जाती है, क्योंकि जब चाय हमने ली, ये चाय का कप, इसमें चाय है, अभी नहीं है फिलहाल, अभी मान लेते हैं हम कि इसमें चाय है। और जब चाय की लेयर, ऊपर वाली लेयर से भाप बनेगी, वो हम दिखेगी हमें कि भाप बन के वो बाहर आ रही है। इवेपोरेशन का रेट क्या है, स्लो है, क्योंकि लेटेंट हीट इसे मिल नहीं रही। हमने क्या किया, जो भाप ऊपर जमा हुई फूंक के उसे हटा दिया। अब अगली लेयर जो है वो तुरंत ऊपर आ जाएगी, उसकी हीट, नीचे वाली जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है उसकी हीट तो कम हो गई ना, क्योंकि उसने हीट किसको दे दी, भाप को दे दी। हमने भाप को हटा दिया। अब वो ऊपर वाली जो लेयर है उसकी हीट तो कम हो गई, वो कहाँ से हीट लेगी, नीचे वाली लेयर से हीट लेगी। हमने अभी तुरंत डिस्कस किया कि हीट कहाँ से फ्लो होगी, ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर। कम टेम्परेचर कहाँ है, ऊपर वाले लेवल पे, उसके नीचे टेम्परेचर ज़्यादा है, गर्म है चाहे नीचे। तो ऊपर जब हमने टेम्परेचर कम कर दिया फूंक मार के, तो नीचे से टेम्परेचर ऊपर फिर से मिलेगा। लो भाई तुम्हें कम पड़ गया, लो तुम और टेम्परेचर लो, फिर से टेम्परेचर लेगा। ऊपर वाला सरफेस क्या करेगा, फिर से उस टेम्परेचर का इस्तेमाल करेगा, उस तापमान का इस्तेमाल करेगा लेटेंट हीट में, अपने जो मॉलिक्यूल हैं उसको भाप में कन्वर्ट करेगा, द्रव से भाप में कन्वर्ट करेगा। फिर से भाप बनेगी, फिर से फूंक मार दी मैंने, मेरा काम ही है। अपना क्या है, अपने का तो फूंक मारना है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जब हम विंड स्पीड बढ़ाते हैं तो वाष्पीकरण जो हो रहा है उसकी दर बढ़ जाती है। जब वाष्पीकरण हुआ, वहाँ से भाप बन के बाहर आए, द्रव जो भाप बन के बाहर आए उसको हमने हटा दिया, नीचे से फिर से उष्मा उसमें मिलेगी और फिर से भाप बनेगी, फिर से हम हटा देंगे। तो इससे क्या होता है, रेट बहुत जल्दी बढ़ जाता है। इवेपोरेशन की जो दर है, वाष्पीकरण की जो दर है, जिस दर से वो द्रव से भाप में बन रही थी, वो स्पीड बढ़ जाएगी। इसी वजह से विंड स्पीड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। आप इसे कॉपी करें। अब हम एक लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि लेटेंट हीट और इवेपोरेशन का हमारी डेली लाइफ में क्या यूज़ है। इवेपोरेशन का यूज़ तो हमने अभी तुरंत देखा, कपड़े सुखाने में, पानी को ठंडा करने में, गर्म वस्तुओं को ठंडा करने में इवेपोरेशन काम आता है। लेटेंट हीट का क्या यूज़ है, मान लो कि हमने कॉटन के कपड़े पहने, तो कॉटन के कपड़े जो हम पहनते हैं वो हमारे पसीने को सोखता है, और कॉटन के कपड़े में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, रोम छिद्र की तरह। कॉटन के कपड़े की सिलाई कैसे देखिए आपने, ऐसे ऐसे, ये जो छोटे छोटे होल्स हैं, इन होल्स के थ्रू एयर पास होती है, एयर पासेस थ्रू दीज टाइनी होल्स, इनसे हवा पास होती है। अब वो जो हवा है वो तो गर्म है ना, गर्मी का मौसम है तो हवा तो गर्म है। अब वो हवा जब इससे पास होकर हमारे शरीर के पास जाएगी, अब हमारे शरीर में क्या है, पसीना, वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर उसने लिया, साथ साथ यहाँ से जो हवा की गर्मी मिली थी वो दोनों, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर उसने उस जगह से ले लिया लेटेंट हीट यूज़ करने के लिए, और वो वेपर में कन्वर्ट होकर ख़त्म, भाप बन के उड़ गया। अब हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या हुआ, कम हो गया। और यही रीज़न है कि हमें कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए गर्मी में, क्योंकि उसमें जो वेंटिलेशन है, हवा का आना जाना, वेंटिलेशन कहते हैं इसे, वो बहुत अच्छे से हो सकता है। हवा का आना जाना होगा तो क्या होगा, जो टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर लेकर, जो पसीना हमारे बॉडी से टेम्परेचर लेकर जो भाप में कन्वर्ट हुआ है वो आसानी से निकल पाएगा।
और जैसे ही निकलेगा क्या होगा, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम फील होगा, हमें राहत की सांस मिलेगी। ठीक है, जैसे आपको मैं वो आप गर्ल्स इस्तेमाल करते हो वो थिनर स्पिरिट, उसे आप कहीं बॉडी पर डालो, या डीओ उसे आप बॉडी पर कहीं डालो तो आपको ठंडा, उस जगह पर ठंडक फील होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही आप उस लिक्विड को यहाँ पर डालते हो, उस लिक्विड को यहाँ पर आपने डाला, ये इस जगह के बॉडी टेम्परेचर को उस लिक्विड ने यूज़ किया एज अ लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन। लेटेंट हीट इस्तेमाल किया और वहाँ से क्या हुआ, वो लिक्विड वेपर स्टेट में बन के उड़ गया, इवेपोरेट हो गया, और उस टेम्परेचर, उस एरिया का टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा। बाकी बॉडी टेम्परेचर से तो कम हो गया ना, क्योंकि वहाँ की हीट किसने ले ली, उस लिक्विड ने ले ली। और इसी वजह से इवेपोरेशन और लेटेंट हीट हमारे डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हुआ। अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारा चैप्टर 2, साथ ही साथ फिजिक्स के चैप्टर भी साथ साथ आपके किए जाएंगे। चैनल पे बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये लेक्चर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसमें जोड़ें। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।